हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। सुप्रभातम आप सभी को। ग्लोबल न्यूज से पहले बात शुरू करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, हमारी रीबैलेंसिंग भी ओवर हो चुकी है। आई एम श्योर आप जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देख ली है रीबैलेंसिंग अपडेट्स। उसके ऊपर एक लाइव सेशन भी जल्दी ही प्लान करेंगे, जो सिर्फ मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स के लिए करूंगा। राइट, बट ओवरऑल जो है, अब जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है वो थोड़ी हमें एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ कम रहेगी। तो इसीलिए मेजरली फोकस जो है ग्लोबल एंड इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे ही रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आज भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज से। तो ग्लोबल न्यूज, यूएस मार्केट्स थोड़ा रिबाउंड हुआ। कल काफी गिरा था स्टॉक मार्केट, एंड आई थिंक परिमल ने सुबह मॉर्निंग में इसके बारे में बात भी की थी। राइट, सो देवर फ्यू फैक्टर्स कि भाई फिर से एस्केलेशन हो रहा है क्या ईरान एंड इसराइल एंड यूएस के बीच में। तो वो थोड़ा सा चीजें थोड़ी पॉजिटिव अगेन टोन्स दिखी कल, और उसकी वजह से मार्केट थोड़ी पॉजिटिव थी। तो एक तो तेहरान मतलब ईरान ने बोला कि भाई हम अपनी स्ट्राइक्स हॉल्ट कर रहे हैं, मतलब अब बंद कर रहे हैं ऑन इसराइल। राइट, तो वो एक फैक्टर रहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में कहा कि बोथ इसराइल एंड ईरान आर लुकिंग टू डू एन इमीडिएट सीज फायर। तो ऐसा बोला उन्होंने, एंड फाइनल नेगोशिएशन ऑन पीस आर प्रोसीडिंग। राइट, तो वो चीजें उन्होंने वहां पर, ये कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने वहां पे कही, जो थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिव सेंटिमेंट वहां पर क्रिएट हुआ है। राइट, अभी भी चीजें हैं मतलब नेगेटिव। अभी भी नेतन्याहू ने कहा कि वॉर एंड विद ईरान एंड हिजबुल्लाह इजंट ओवर। राइट, इवन आफ्टर मतलब ईरान हैज सेड इट्स हॉल्टिंग स्ट्राइक्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। राइट, तो अभी भी ये हॉस्टिलिटीज जो हैं ये रिज्यूम हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर फैक्टर प्ले कर रही हैं। बट अगेन, जो चीज ओवर द वीकेंड जिस तरह का लग रहा था कि भाई ज्यादा मारामारी हो सकती है, तो वो चीज थोड़ी सी शायद मार्केट को लगा कि थिंग्स थोड़ी वापस स्टेबल, मतलब रिलेटिवली स्टेबल हुई। राइट, क्योंकि 4% गिरा था मंडे को मार्केट, तो उस हिसाब से चीजें यार लिटिल बेटर, अगर हम वो एक रिलेटिव फैक्टर देखते हैं। तो बाकी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वेडनेसडे को, तो दैट विल बी ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जो जॉब मतलब इकोनॉमी का जॉब का डेटा तो अच्छा आ रहा है। राइट, तो मतलब अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो कल में अलग अलग, जैसे अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं जो ये प्रोबेबिलिटी समझाते हैं। तो अभी यूएस में 70% प्लस प्रोबेबिलिटी हो गई है कि इस साल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो जॉब्स तो वहां पर क्रिएट हो रहे हैं अब। और इन्फ्लेशन जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है, तो लास्ट टाइम भी बढ़ा था और इस बार अब देखना है। तो उससे क्या होगा कि यूएस फेड जो है, मतलब वहां का जो रिजर्व बैंक है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। वो कहेगा कि ठीक है भाई, मैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इकोनॉमी तो अच्छा ही कर रही है। राइट, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं थोड़ा सा मार्केट को कल फैक्टर मतलब प्ले आउट हुए और उसको अच्छे नहीं लगे मार्केट को, एंड दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा गिरा था मार्केट। बट आज जो है, एज आई सेड, थिंग्स लुक लिटिल बेटर। अभी भी मतलब चीजें कुछ ऐसा नहीं है कि स्टेबल है। 94 प्लस क्रूड ऑयल है अभी भी। राइट, और कल तो थोड़ा बढ़ा ही है। राइट, बट जितना ज्यादा शायद एक्सपेक्टेड था उतना नहीं बढ़ा। एंड अभी भी तो 10 ईयर जी सेक 4.55 है। राइट, तो काफी एक अच्छी खासी हाई जो है 10 ईयर यूएस की जी सेक है। राइट, तो चीजें अभी भी, रिस्क इन द मार्केट्स आर क्वाइट हाई क्लियर। राइट, इन्फ्लेशन रिस्क स्पेसिफिकली जो है वो काफी ज्यादा है, और उसकी वजह से मार्केट्स उस हिसाब से ही रिएक्ट कर रही हैं। अगर जब वो ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, और थोड़े से वो चीज लगती है कि नहीं नहीं शायद मैनेज होगा। तो यूएस में फिर से एक यूएस कोर्ट की रूलिंग आई है। ट्रम्प का जो $100,000 का H1B के ऊपर वीजा फी लगाई थी, वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। राइट, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पॉलिसी जो है वॉयलेट करती है फेडरल के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट को एंड कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड उन्होंने ऐसा उनको बोला है, अब देखते हैं, लेट्स सी। तो अगेन, तो दिस इज अगेन अ लिटिल पॉजिटिव फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, बिकॉज वी आर अ बिग सर्विस एक्सपोर्टर टू यूएस, और H1B वीजा पे एक डिसेंट डिपेंडेंस है हमारे सर्विस सेक्टर की, आईटी सेक्टर की। तो वहां के लिए ये एक थोड़ा पॉजिटिव चीजें हो सकती है। इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील की डिस्कशंस भी चल रही हैं, बट अगेन आई थिंक वो थोड़ी सी डिले हो रही हैं, बिकॉज यूएस में क्लैरिटी नहीं है कि टैरिफ्स के ऊपर क्या मतलब फैक्टर रहेंगे। बिकॉज वहां पर भी वो यूएस जज ने जो है टैरिफ को कैंसिल कर दिया था, तो टैरिफ बंद हो गए थे, फिर 10% लगाए। अब वो शायद 24 जुलाई को वो 10% टैरिफ जो है वो लैप्स हो रहे हैं, वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लगा सकते थे। तो इसीलिए आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन ऑफिशियल्स आर सेइंग कि भाई, मतलब जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो सोर्सेज से आई है वो बिजनेस स्टैंडर्ड पे वो सुना रहा हूँ आपको मैं, कि आई कैन फाइनलाइज द डील इवन टुडे, बट आई विल ऑपरेशनलाइज ओनली वंस आई एम श्योर ऑल माई कॉम्पिटिटर्स आर पेइंग मोर देन।
तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई वी आर नेगोशिएटिंग बेटर, और फिर भी फैक्टर्स हैं, तो एक बार सब पता चल जाएगा तो उस हिसाब से हम प्लान वहां पर करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच बेसिकली आर हैपनिंग ऑन यूएस ट्रेड डील पर्सपेक्टिव। हाँ, बाकी अदर न्यूज ऑन द इकोनॉमी, रिटेल ऑफ व्हीकल रिटेल सेल्स मई में अच्छा रहा। तो मतलब ये जो इंडिकेटर है, ये क्या होते हैं ना, लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी के। देखो हमने इकोनॉमी का जीडीपी का डेटा भी आया हमारा काफी अच्छा, 7.8% आया, राइट। तो वो भी काफी एक्सपेक्टेशन से बेटर आया, राइट। तो और ये सारे जो व्हीकल डेटा आता है और ये सारी चीजें जो मतलब हमारे जीएसटी का नंबर आता है और पीएमआई नंबर्स आते हैं, तो इससे ना थोड़ा लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं कि इकोनॉमी कर कैसा रही है। मतलब क्या होता है ना, काफी बार हम इस फैक्टर में हो जाते हैं कि भाई एक्चुअल में इतना अच्छा हो रहा है या नहीं, राइट, कि जीडीपी नंबर्स के भरोसे ही सब चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि जीडीपी नंबर तो लैगिंग इंडिकेटर है, राइट। तीन पूरा कंप्लीट हो गया क्वार्टर, उसके बाद आपको पता चलते हैं, वो भी 1-2 महीने के बाद, राइट। अब हमें अब पता चले हैं लास्ट वीक जो मार्च का डेटा, तो वो तो लैगिंग इंडिकेटर हो गया। तो लीडिंग ये चीजें होती हैं। अब व्हीकल सेल्स है, जैसे अभी 10% अप हुआ मई में, तो विच वॉज वेरी, मतलब ये पॉजिटिव है कि भाई इसका मतलब इकोनॉमी एक पॉजिटिव कर रही है, लोग खरीद रहे हैं ना, गाड़ी खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं, बस खरीद रहे हैं, राइट। तो मतलब जो चीजें हो रही है, तो पैसेंजर व्हीकल जो रजिस्ट्रेशन है वो 30% बढ़ा है रूरल इंडिया में, ठीक है। मतलब एज पर जो फेडरल ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है, 19% हुआ है अर्बन मार्केट्स में, ठीक है, कमर्शियल सेगमेंट में, राइट। तो ये सारी चीजें हुई हैं, राइट। टोटल पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन मई में 23% बढ़ा है, और 2 और 3 व्हीलर्स का 7.5 और 3.6% बढ़ा है, और ट्रैक्टर की सेल भी 11% बढ़ी है। तो मतलब अगेन एज अ सेट, ये चीजें दिखा रही हैं कि भाई ठीक है, इकोनॉमी में तो है एक्टिविटी, राइट, पॉजिटिविटी है इकोनॉमी में। यस, देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट एज वेल, स्पेशली रुपी के बारे में देख लें हम, राइट। एफआईआई का पैसा बाहर जा रहा है, मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, यस, वो हम सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो कोर है इकोनॉमी का, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो तो अभी ठीक चल रहा है, वो इंजन अभी तक तो ऐसा बहुत बड़ा स्लो डाउन वहां नहीं दिखा है, विच इज वेरी पॉजिटिव मुझे लगता है, राइट। और ईवी, हाँ, अगेन ये फाड़ा का जो डेटा आया, जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है, तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई ईवी पे भी शिफ्ट कंसिस्टेंटली हो रहा है, राइट। और गवर्नमेंट भी वो पुश कर ही रही है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी इसी चीज के ऊपर थी कि भाई पेट्रोल मत यूज करो, डीजल मत यूज करो, ईवी यूज करो, और वो चीज थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी दिखती हुई नजर आ रही है। तो मतलब मई का जो डेटा आया है, तो उसमें ईवी का पेनिट्रेशन जो है मई के जो डेटा में 11% के आसपास हुआ है, ठीक है। जो कि अगर हम FY26 पूरा FY26 में देखेंगे तो वो 7%, ठीक है। तो पता चल रहा है ना। तो टू व्हीलर जो है, ईवी शेयर जो है टू व्हीलर का ऑलमोस्ट 9.25% था मई में, राइट। 9% के आसपास ईवी बिके हैं, और वो एक साल पहले 6 था। थ्री व्हीलर्स में तो 61% था, और लास्ट ईयर मतलब 64%, सॉरी, लास्ट ईयर 61%। तो थ्री व्हीलर्स तो अभी मोस्टली ईवी हो ही गए हैं। पीवीज जो मतलब हमारी जो फोर व्हीलर्स कार्स बेसिकली, वो इस बार 6.6% का पीवी था, और वो 4.5% लास्ट ईयर था, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल ईवी का भी पेनिट्रेशन जो है और एक्सपेक्टेड है। मतलब वहां पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है। ये डीजल और पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिस तरह से, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस आ रही हैं और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है वो इंसेंटिवाइजेशन वहां पर दिख रहा है लोगों को, और वो इसलिए ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं, और ऑफकोर्स एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है, प्रोडक्ट भी अच्छे हो रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। तो इसके ऊपर ही गवर्नमेंट का कल भी आया है कि भाई अब अभी जैसे भाई पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट ने ठीक ठाक बढ़ा दिए हैं, तो लेकिन अभी भी लॉसेस है। मतलब अभी भी डीजल पे एज पर द ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है, 30 रुपए का लॉस है पर लीटर। मतलब जो ओएमसी को, जो मतलब आपको जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इंडियन ऑयल वगैरह, ये सारी जो ये 30 रुपए पर लीटर अभी भी लॉस ले रही है। मतलब अब 95 रुपीज, अगर 100 रुपीज हम पे कर रहे हैं तो 130 रुपए पड़ रहा है, तो वो काफी महंगा है। पर पेट्रोल पे ये जो रिकवरी है, ये मतलब ये डिफरेंस है सिर्फ 6 रह गया। तो मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट सरकार अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएगी तो वो 6 रुपए से ही ज्यादा तक बढ़ानी चाहिए। डीजल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि डीजल का डायरेक्ट इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है। डीजल में मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत वो करेंगे, बिकॉज भाई डीजल तो क्या है ना, कमर्शियल व्हीकल्स यूज करते हैं मेजरली, तो वो अब मतलब वहां पर करोगे तो फिर आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो सारी फैक्टर्स वहां पर प्ले आउट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी पेट्रोल पे तो सिर्फ 6 रुपए का डिफरेंस रह गया है, बट डीजल पे अच्छा खासा है, और एलपीजी पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए एलपीजी पे अब गवर्नमेंट और कम कर रही है। मतलब सरकार क्या बोल रही है कि भाई हमें ऑलमोस्ट एक सिलेंडर अगर हम भरते हैं, जो कॉस्ट पड़ रही है, मतलब बाहर से आता है ना, तो 1400 रुपए के आसपास पड़ रही है। अब ये बढ़ा बढ़ा के करेंटली वो दिल्ली में 942 रुपीज का एक 14 kg का डोमेस्टिक सिलेंडर पहुंच गया है, जो कि जिसमें वो नहीं है, मतलब सब्सिडी नहीं है। तो सब्सिडी 300 रुपए की मिलती है, तो उसका वो 642 का पड़ता है। तो अभी सरकार क्या बोल रही है कि भाई हम 9 सिलेंडर पे सब्सिडी देते थे, वो 300 रुपीज की साल में, ठीक है। अब वो उसको 4 कर दिया है,
गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पहले ही वो 1400 से 942 पे बेच रहे हैं, तो पहले ही वो सब्सिडाइज है 400-450 रुपए, राइट। और उसको आप 300 हम और अब हम कम करना चाह रहे हैं। तो वो जो उज्ज्वला योजना है उसमें वो कट जो है वो कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, बट उसका जो टाइमलाइन है वो अनाउंस नहीं किया है, बट वो अनाउंस किए हैं। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग कुछ नंबर्स आए एक्सपोर्ट्स के, सरकार ने दिए जो वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो मतलब एक्सपोर्ट्स अच्छा खासा बढ़ा है। अप्रैल और मई में इंडिया का एक्सपोर्ट 15% बढ़ा है। तो रुपये का जो डिप्रिसिएशन हुआ है तो एक्सपोर्ट्स का वो पॉजिटिवली थोड़ी दिख रहा है। गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो 43.56 बिलियन डॉलर टच हुआ है अप्रैल में। अगर हम ये लास्ट ईयर देखें इसी चीज को, अब ये सारी देखो इसमें डॉलर अप्रिशिएशन वगैरह सब फैक्टर्स इंक्लूडेड है, राइट। तो ये लास्ट ईयर जो था 38 बिलियन था, तो वो 43 हो गया है। सर्विस एक्सपोर्ट भी 37 बिलियन डॉलर था इस बार, और लास्ट ईयर 32 था, ठीक है। तो इंपोर्ट भी बढ़े हैं, नो डाउट। इंपोर्ट भी जो है इस बार 88 बिलियन के थे, लास्ट ईयर 82 बिलियन के थे, तो वो भी 6 बिलियन के डॉलर बढ़े हैं, राइट। तो वो सारी चीजें फैक्टर हुई हैं। और यूएस अभी भी हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, और चाइना जो है हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो ये सारे फैक्टर्स, लेकिन एक्सपोर्ट का इंप्रूव होना एक पॉजिटिव साइन तो है कि भाई, मैं एज आई सेड कि इकोनॉमी में ये सब इंडिकेटर्स देखने से समझ आता है कि कैसा चल रहा है, राइट। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम अपने अर्निंग कॉल्स भी देखते हैं, अर्निंग ग्रोथ भी देखते हैं, वो थोड़े से लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, बट ये सारी चीजें जो है हमारे थोड़े से पॉजिटिव इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। करंट अकाउंट जो डेफिसिट हमारा है वो एक्चुअली इंटरेस्टिंगली सरप्लस था, ठीक है, जनवरी से मार्च के लिए, जो कि 0.7% जीडीपी का था। एंड तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहा, बिकॉज एक तो थोड़ा सा भाई ये बड़े नंबर्स, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह के नंबर्स भी बढ़े, राइट। और रेमिटेंस भी थोड़ा पॉजिटिव 3-4 बिलियन का पॉजिटिव रहा ओवरऑल, राइट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि अगर हम दिसंबर क्वार्टर में देखें, राइट, उस टाइम हमारा डेफिसिट था 13 बिलियन का, ठीक है। और अब ये इस बार सरप्लस आया 7 बिलियन का, तो मतलब तो वो फैक्टर्स भी होंगे ना, थोड़ा गोल्ड वगैरह लोगों ने कम खरीदना शुरू किया, मतलब वो सारे फैक्टर्स प्ले आउट हुए हैं, ठीक है। तो एंड बिकॉज करेंसी डेप्रिशिएट इतना हो गया है, तो एनआरआईज वगैरह मस्ट बी स्पेंडिंग मोर मनी, सेंडिंग मोर मनी, कि ठीक है भाई अच्छा है, तो डॉलर अच्छा खासा वो बेनिफिट हो रहा है। तो वो भी एक फैक्टर मेरे को लगता है कि प्ले आउट हुआ है थोड़ा, ठीक है, इस क्वार्टर में। दैट्स वाई अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली इस बार करंट अकाउंट पॉजिटिव रहा, ठीक है। तो विच इज आई थिंक अगेन अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ठीक है। इंडिया का बॉन्ड इनफ्लो भी पॉजिटिव रहा, बिकॉज आरबीआई का जब ये स्टेप लिए, जो हमने रुपये को सपोर्ट करने के लिए, और सरकार ने भी जो टैक्स हटा दिया है, राइट, ऑन एफआईआईज इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब इंडियन बॉन्ड्स, राइट। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 469 मिलियन डॉलर के ग्लोबल फंड्स ने इंडिया के बॉन्ड्स खरीदे, इंडेक्स एलिजिबल बॉन्ड्स खरीदे हैं, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर से सबसे ज्यादा है, एक साल में हाईएस्ट हो गया है ये। और उससे क्या हुआ है कि थोड़ी बॉन्ड यील्ड थोड़ी कंफर्टेबल हो गई मंडे को, मतलब कल फिर से रुपी थोड़ा डिप्रिशिएट हुआ, बट ओवरऑल रुपी थोड़ा सा, मतलब एटलीस्ट उसको सपोर्ट मिल गया है उस स्टेप के बाद। तो कुछ कुछ स्टेप ले रही है, अगेन नॉट अ बिग रिफॉर्म, अगेन आई थिंक लॉट ऑफ अस एक्सपेक्ट सम वेरी बिग रिफॉर्म्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू स्टेम ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन आउटफ्लो जो कंसिस्टेंटली हो रहा है मार्केट से, राइट। तो अभी तक हमें कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म तो नहीं देखने को मिला, बट छोटे 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 स्टेप्स जो हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिले, कि भाई जैसे कोई गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ा दी, अब ये टैक्स कम कर दी, मतलब हटा दिया ऑन द बॉन्ड्स के ऊपर, तो क्या इक्विटी पे भी करेंगे क्या, तो वो सारे फैक्टर्स हमें देखने, बट अगेन एज अ सेड अभी तक स्मॉल 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 कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं सरकार ने, बट वी विल हैव टू सी हाउ थिंग्स गोस अवे। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डेटा के बारे में बात करते हैं, तो कल एक तो एनएलसी, हाँ भाई, गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली अपने स्टेक बेचने के चल रही है, राइट। अगर हमने देखा तो लास्ट 1-2 हफ्ते में सरकार जो है वो कह रही है भाई जो कंपनीज अच्छा कर रही है, टॉप पे है, उसमें अपना स्टेक बेच दो, ठीक है। और कोल इंडिया में भी उन्होंने शायद बेचा कुछ टाइम पहले, एंड तो वो चीजें थोड़ी 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 स्टेक सेल कर रही है, और अपने जो जहां पर भी मतलब जो फैक्टर क्रिएट हो रहा है भाई, मतलब जैसे ऑयल वगैरह में अभी टैक्स वगैरह कम किया हुआ है ना, तो वहां से इनकम का स्रोत कम है, तो कम, तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं इनकम क्रिएट करनी है, तो ये सारी चीजें अभी ये कर रहे हैं। तो डाइवेस्टमेंट के कुछ टारगेट्स भी हैं उनके, तो डाइवेस्टमेंट के लिए तो एनएलसी इंडिया में 3% स्टेक बेसिकली सरकार जो है वो सेल करने के लिए अनाउंस करा है। तो 9 जून, मतलब आज जो है वो आई थिंक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा, और कल जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो खुल जाएगा, राइट। 2% पहले बेस ऑफर है, और फिर 1% ग्रीन शू ऑप्शन है, मतलब अगर अच्छा चला तो 1% और भी वो बेच सकते हैं। एयरटेल एंड वोडाफोन के लिए कल पॉजिटिव न्यूज थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज जो गवर्नमेंट ने लगाया था उनके ऊपर, वो स्ट्राइक डाउन कर दिया है, राइट, सेक्शन 4 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट के अगेंस्ट,
राइट। तो उन्होंने कहा, तो उसमें बेनिफिट क्या होगा वो बता देता हूँ कि वोडाफोन को ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का बेनिफिट हो सकता है और भारतीय एयरटेल को 9,000 करोड़ का बेनिफिट हो सकता है, जो उनको चार्जेस डिमांड जो गवर्नमेंट कर रही है। तो अगर ये हट जाता है तो इतना बड़ा बेनिफिट है, काफी बड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं अब ये केस आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या क्या होगा। बट अगेन अ बिग बिग आई थिंक बूस्ट फ्रॉम द सरकार, मतलब फ्रॉम द दीज टू कंपनीज पर्सपेक्टिव। बाकी कार्लसबर्ग, बहुत सारे लोग जो है आई थिंक 22% शेयर है कार्लसबर्ग बियर का इंडिया में, सेकंड लार्जेस्ट ब्रूअर है इंडिया के। तो दे आर आइंग अ बिग आईपीओ इन इंडिया, $700 मिलियन का आईपीओ एक्सपेक्टेड है। तो ऑलमोस्ट मतलब अच्छा खासा एक वी आर एक्सपेक्टिंग कि 5-6 हजार 6-7 हजार करोड़ का आईपीओ जो है वो कंपनी कर रही है इंडिया पर्सपेक्टिव। सो वो चीजें यहाँ पर तो कल जो है वो काफी न्यूज जो है इस पर्सपेक्टिव से चल रही थी कि कार्लसबर्ग में डू आईपीओ इन इंडिया, बिकॉज अगेन भाई लोग तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं इंडिया में, एंड मार्केट्स इवन दो विद सच हाई आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ड्यू टू वेरियस रीजन, अगेन उसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं बहुत सत्संग वगैरह में, तो बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, बट उसके बाद हमें पॉजिटिव यही चीजें देखनी है कि हाउ द ओवरऑल markets are still have liquidity, still domestic institutional investors are investing good, and that's why IPOs जो है इस तरह की companies are thinking out create raising capital, right? और ये बहुत पॉजिटिव है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव दिखता है कि लगातार अगर कंपनीज के लिए एग्जिट भी इजी है और पैसा रेज करना भी इजी है, तो ये चीजें जो है ना, जब थोड़ा सा समय ठीक होता है तो ये चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमें यहाँ पर दिखेंगी। ये आपको समझना है, अभी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस एक मेजरली फैक्टर बहुत बड़ा इंडिया को नुकसान कर रहा है, तो वो चीजें और वो हर चीज से मतलब वो हमें नेगेटिव वहां पर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। तो आज का अब नॉलेज सेक्शन की बात करते हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है नॉलेज सेक्शन। तो ग्लोबल पोर्टफोलियो बना रहे थे, तो मैं मेरे एनालिस्ट एंड परिमल एंड ऑल वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट। तो यही चीजें चल रही थी कि भाई स्टॉक का बनाएं या ईटीएफ बेस्ड बनाएं या मिक्स करें थोड़ा। तो पहले थोड़ा मिक्स की बात हुई। ठीक है, तो बट अगेन मतलब हमेशा जब हम ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो हमेशा यही होता है ना कि यार एक तो ये तो बने बनाए पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, सिंपल है, तो चीजें दे विल मैनेज अवर फॉर अस, थोड़ी सी एक छोटी सी फीस ले लेंगे, राइट। इंडेक्स की बात करें या जो भी है, मतलब आप चाहे निफ्टी 50 की बात करो, आपको पता है 50 स्टॉक ले लिए मैंने, राइट, और टॉप इंडिया की टॉप 50 कंपनी ले ली है, तो ठीक है, मतलब आई विल बी स्टेबल, अब मेरे को ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को 50 कंपनी एक एक करने की, तो वो सब बेनिफिट्स दिखते हैं। तो एंड आई वाज लाइक शॉक्ड टू सी दिस नाउ। तो जैसे जैसे अब यूएस मतलब ग्लोबल ईटीएफ्स, यूएस में ईटीएफ्स वगैरह बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, राइट, एंड यू कैन सी दिस चार्ट। तो ये देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, अगर आप सुन रहे हैं तो आप, मैं आपको बोलने की कोशिश करता हूँ डेटा को। तो 2006 में, राइट, अगर जनवरी 2006 का ये डेटा है, तो मतलब व्हाट आई कैन रीड इज लाइक 200-300 यूएस में ईटीएफ्स थे बस, राइट। और अब जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5,000 ईटीएफ्स हो गए हैं यूएस में, 5,000 ईटीएफ्स। और यूएस में पता है लिस्टेड कंपनीज कितनी है? ठीक है, वो 4,000 है। तो मतलब यूएस में जनवरी 2000 में लिस्टेड कंपनी ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ थी, अब वो 4,000 करोड़ रह गई। 2,500 करोड़ कंपनी बंद हो गई है, और भी बंद हुई होंगी, मतलब आई होंगी, बंद हुई होंगी, राइट। एंड ईटीएफ जो 2000 में ऑलमोस्ट जीरो थे, मतलब ईटीएफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो अब 5,000 है। तो मतलब टुडे नंबर ऑफ ईटीएफ्स आर मोर देन स्टॉक्स। तो ये डेटा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस अ लॉट। तो मतलब कि व्हाई द एडवाइजर हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट, राइट। अब आप अगर ईटीएफ भी लेने जा रहे हो, अगर आपको सिंपल यूएस की बात करते हैं, अगर आप कि मेरे को नैस्डैक 100 ईटीएफ लेना है या एसएनपी 500, अरे उसी में इतने ऑप्शंस है, उसमें क्या लेना है, एक्यूमुलेटेड लेना है, यूसिट्स लेना है, राइट। तो ये सारी चीजें, फिर अलग अलग कंपनीज के अलग अलग एक्सपेंस रेशियो, तो उसमें भी फिर और अलग अलग चक्कर हैं, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हैं, टॉप 50 एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए समटाइम्स आई फील कि मतलब व्हेन वी वर मेकिंग दिस ईटीएफ ओरिएंटेड ग्लोबल पोर्टफोलियो, तो ये सारी चीजों पे भी बहुत डिस्कशन हुआ कि इतने सारे ऑप्शंस अब ईटीएफ में हो गए हैं, विच आर सम आर वेरी गुड ईटीएफ, नो डाउट इन इट, कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इवन आइडेंटिफाइंग द राइट ईटीएफ नाउ इन यूएस एंड इवन ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, तो ये आप देखो, मतलब आप स्टॉक से ज्यादा मतलब जो ईटीएफ वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो उससे ज्यादा है। तो हाउ टू बेसिकली मैनेज, राइट, ऐसा म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा ही है इंडिया में, राइट, समथिंग सिमिलर, राइट। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव एन एडवाइजर, या फिर एक मतलब अगर आपको, आप खुद समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो बहुत नथिंग लाइक इट, राइट। बट इफ यू आर ट्राइंग टू कि भी मुझे ग्लोबल इन्वेस्टिंग करनी है, तो इट इज बेस्ट कि एक समझ के चीजें यहाँ पर करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।